Now we are starting with a new concept, and that concept or that chapter name is reconstitution of the partnership. क्या concept है? Reconstitution of the partnership. Okay, इसके अंदर तीन concepts आते हैं. उसमें का first concept आज हम लोग देखेंगे. क्लियर हो रहा है? सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्टनरशिप. रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्टनरशिप मीन्स जो भी पार्टनरशिप फॉर्म के कुछ रेशियोज या तो जो भी चीजें ऑलरेडी से डिसाइडेड है, रेशियो कितना होना चाहिए, कितने पार्टनर्स होने चाहिए, इसमें जब चेंज किया जाता है ना बिकॉज ऑफ एनी रीजन, दैट इज नोन एज अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप. मीन्स वी कैन से दैट प्राइमरी चेंजेस इन द पार्टनरशिप. प्राइमरी मतलब जो बेसिक कंसेप्ट थे वो चेंज हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए एंड बी टू पार्टनर्स आर देयर. एग्जाम्पल ले लेते, कितने पार्टनर्स है? ए एंड बी, टू पार्टनर्स है. इनका रेशियो 3:2 था. नाउ दे डिसाइडेड change this ratio and convert it into equal, that is a 1:1. तो ये जो चेंज कर रहे हैं ना, that is known as a reconstitution. इसको क्या बोला जाता है? reconstitution of the partnership. ये भी हो सकता है कि already we are having the two partners, now they decided to admit a new partner in your business because of any reasons कुछ भी हो सकता है, वो बाद में देखेंगे. तो हमारे पास A and B के साथ और एक new partner joint हो गया, that is a what partner? सी. तो ये जो पार्टनर सी न्यू ज्वाइंट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सोचो, पहले ऑलरेडी इन दोनों का कुछ रेशियो था, अभी थर्ड पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो इन तीनों का एक रेशियो बनेगा. देन अगेन देयर इज अ चेंजेस इन द प्राइमरी एंड द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ रिकंस्टिट्यूशन. क्लियर हो रहा है? ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी के 3 पार्टनर्स थे, उसमें से एक बिजनेस में से जा रहा है, चेंज जा रहा है, मतलब किसी भी रीजन की वजह से उसको बिजनेस में नहीं रहना, इन पार्टनरशिप फर्म से वो जा रहा है बाहर. तो ऐसे सिचुएशन में जो ऑलरेडी के 3 पार्टनर्स है वो कितने बन जाएंगे? 2 पार्टनर. एंड अगेन देयर इज गोइंग टू बी चेंजेस इन द पार्टनरशिप फर्म्स बेसिक इंफॉर्मेशन. दिस इज आल्सो नोन एज अ रिकंस्टिट्यूशन. तो समझो इसका डेथ हो गया तो अगेन कितने पार्टनर्स बनेंगे? 2 पार्टनर्स बनेंगे. क्लियर हो रहा है? तो रिकंस्टिट्यूशन के वजह से मतलब रिकंस्टिट्यूशन का मेन रीजन क्या हो सकता है? चेंज इन पार्टनर, चेंज इन अ रेशियो, ये हो सकता है. या तो नाउ 3 concepts. फर्स्ट वन इज अ admission of new partner in your business, means already के कितने partners है? Existing 2 partners are there. In this we are admitting a new partner, that is a C. Yes or no? तो जब C को join कर लिया तो कितने partners बन गए? 3 partner, and this concept is known as admission of partner. क्लियर है? इसमें ये भी हो सकता है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. ऑलरेडी के एग्जिस्टिंग 3 है तो 4 पार्टनर्स है, उनमें से कोई एक पार्टनर और 2 पार्टनर्स कितने भी बिजनेस में से जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं बाय विल या तो बाय लॉ, या तो वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ एनी रीजन. अगर वो रिटायर हो रहा है तो दैट इज नोन एज अ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. क्लियर हो रहा है? एंड अगर किसी का डेथ ही हो गया तो अगर किसी का डेथ हो जाता है तो बिजनेस में रह सकता है क्या? नहीं. तो ऑटोमेटिकली ही गोज आउट फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म. So that is also known as a reconstitution of the partner, and that is a case of death of partner. क्लियर हो रहा है? तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म के बेसिक इन्फॉर्मेशन में कोई चेंजेस हो रहा है और उसके मेन 3 लॉजिक्स है. एक एडमिशन ऑफ पार्टनर, सेकंड वन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एंड थर्ड वन इज व्हाट? डेथ ऑफ पार्टनर. तो रिकंस्टिट्यूशन में ये 3 चैप्टर्स अलग अलग हम लोगों को स्टडी करना है. क्लियर हो गया? ओके. आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ना, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर. क्लियर हो रहा है? ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? चेंज इन रेशियो, हाँ या ना? चेंज इन रेशियो का मतलब क्या था? पार्टनरशिप पार्टनर्स के बीच में का रेशियो बिकॉज ऑफ एनी रीजन चेंज हो रहा है. अभी ये चेंज होने के और भी रीजन, मतलब एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर का. अगर न्यू पार्टनर बिजनेस में ज्वाइंट हो गया तो ऑब्वियसली उसको कुछ ना कुछ शेयर देना होगा. तो दो इंस्टेड ऑफ 2 वी आर हैविंग हाउ मेनी पार्टनर्स? 3 पार्टनर्स. देन अगेन रेशियो इज गोइंग टू बी चेंज. यस और नो? तो दैट इज नोन एज अ एडमिशन ऑफ पार्टनर. इफ ऑलरेडी 3 पार्टनर्स आर देयर और एक का डेथ हो गया या तो वो रिटायरमेंट हो गया, तो ऑलरेडी जो 3 पार्टनर्स थे उनका एक एग्जिस्टिंग रेशियो था, वो रेशियो चेंज होकर 2 पार्टनर में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज अगेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एंड बिकॉज ऑफ दिस, मतलब जो रेशियो चेंज हो रहा है इसी को हम लोग कंसिडर करते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. मतलब पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्टिट्यूट किया जा रहा है, वापस कुछ ना कुछ चेंजेस करके प्रिपेयर किया जा रहा है. एनी डाउट ऑन दिस? समझा सबको? गुड. ओके. अब हम लोग देखेंगे डिटेल्स में. अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर. ओके. अब एडमिशन ऑफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 31(1), ये सेक्शन आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, इसके लिए कहीं ना कहीं 1 सेंटेंस के लिए काम आ सकता है. सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932. पार्टनरशिप का जो भी एक्ट था वो 1932 के टाइम का एक्ट है, इसलिए हर टाइम पे आपको याद होना चाहिए कि पार्टनरशिप एक्ट इज इन विच ईयर? 1932. A person can admitted a new partner only with the consent of all existing partners unless otherwise agreed upon.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ध्यान दो, अभी हम लोग जो कंसेप्ट सीख रहे हैं, दैट कंसेप्ट एंड दैट चैप्टर नेम इज व्हाट? एडमिशन ऑफ पार्टनर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो हमारे पास ऑलरेडी के एग्जिस्टिंग टू पार्टनर्स. कितने पार्टनर्स हैं? टू पार्टनर्स. बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर हम लोगों ने डिसाइड किया, हम लोगों ने मतलब इन दोनों पार्टनर ने मिलकर हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में एक न्यू पार्टनर, एक 1 2 3 कितने भी आ सकते हैं, समझो सिंगल एक वन न्यू पार्टनर अगर बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है, बट ये अगर न्यू पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है, एडमिट हो रहा है, तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, दिस वर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर मीन्स व्हाट? व्हेन द न्यू पार्टनर एडमिटेड इन योर बिजनेस, इट इज ऑब्वियसली कंसेंटेड विद अदर पार्टनर्स, मतलब इनके लिए इन दोनों का परमिशन होना चाहिए. ए एंड बी दोनों अगर एग्री है, देन ओनली न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन योर पार्टनरशिप. समझ लो बी चाहता है कि उसका बेटा बिजनेस में एज अ पार्टनर ज्वाइन करे, ओके, बट ए को लगता है कि नहीं नहीं करना है, तो वी कांट मेक एडमिशन ऑफ पार्टनर, तब हम लोग नहीं कर सकते. तो पार्टनरशिप फॉर्म में जब न्यू पार्टनर्स बिजनेस में एडमिट होते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उसके लिए जितने भी ऑलरेडी के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, उनका सबका परमिशन होना जरूरी है. इफ दे ओल्ड पार्टनर्स आर एग्री, yes or no, means if all partners are agree to admitted new partners, then only admission of partner procedure will be there, otherwise it is not continued. क्लियर हो गया? समझा कि नहीं समझा? ओके, तो एडमिशन में क्या बोला था, समझो दो पार्टनर्स है, अभी सोचो एक न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, अभी इसके रीजन देखते हैं. नॉर्मली बेसिक रीजन इज व्हाट? बिजनेस में न्यू पार्टनर आने का एक बेसिक रीजन क्या होता है? आपको क्या लगता है हम लोग बिजनेस में पार्टनरशिप में न्यू पार्टनर क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? व्हाट यू थिंक? या तो कैपिटल के लिए, या तो व्हाट? राइट, एक तो कैपिटल. कैपिटल मीन्स व्हाट? ये जो पार्टनरशिप फर्म है ना, उनको बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए और पैसे चाहिए. दे वांट, दे रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा फंड्स. और ये जब न्यू पार्टनर आता है तो खाली हाथ नहीं आता, बिजनेस में पैसे लेके आता है, राइट ना? समथिंग कैपिटल शुड बी देयर, कुछ ना कुछ वो पैसा लाना चाहिए जो एज अ कैपिटल कंसिडर होगा, बराबर है? वो गुडविल भी लेके आता है. गुडविल के बारे में थोड़ा बाद में डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे. बस इतना याद रखो कि व्हेन द न्यू पार्टनर कम्स इन योर बिजनेस ना, ही ब्रिंग्स सम कैपिटल, वो कुछ ना कुछ अमाउंट लेके आएगा, कैश लेके आएगा, कुछ एसेट्स लेके आएगा एज अ कैपिटल. पॉइंट नंबर 1. एंड सेकंड थिंग, मिस्टर सी के पास ऐसे कुछ स्किल्स है, जो आप बोल रहे थे कुछ चीजें अच्छी है कि वो स्किल्स हमारे बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, इसके लिए हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर करते हैं. ये दो एडमिशन ऑफ पार्टनर के बेसिक एंड मेन इंपॉर्टेंट रीजन है. एक, पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, बराबर है? और दूसरा क्या बोला मैंने? जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर आ रहे हैं, बराबर ना, उसके पास एक कोई एक्स्ट्रा स्किल है जो स्किल हमारे बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है. मैनेजमेंट स्किल हो सकता है, कुछ भी स्किल हो सकता है, इसके लिए वी आर मेकिंग एडमिशन ऑफ पार्टनर. ये पॉइंट क्लियर हो गया? नीड क्या है? यस और नो? ओके, अब थोड़ा देखो कि जब ए एंड बी, मतलब जैसे कि अभी मैंने बताया ऑलरेडी के कितने पार्टनर्स थे बोलो? टू पार्टनर्स थे. अब एक न्यू पार्टनर बिजनेस में ज्वाइंट हो रहा है विद द कंसेंट ऑफ अदर, इनके परमिशन के विद साथ ये एडमिट हो रहा है. तो जब ये बिजनेस में ज्वाइन करेगा तो ये कुछ ना कुछ बिजनेस में लेके आएगा. मीन्स वी कैन से दैट व्हेन न्यू पार्टनर कम्स इन योर बिजनेस, ही ब्रिंग्स कैपिटल. व्हाट? उसने क्या लाया? बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे लाए. अब ये जब कैपिटल लेके आता है ना, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स. क्या बताया? वो कैश में भी लेके आ सकता है या तो एसेट में भी लेके आ सकता है. मतलब समझो न्यू पार्टनर सी है, वो बिजनेस में आया और उसने 5 लाख का सीधा कैश लाया और बिजनेस में इन्वेस्ट किया. सोचो न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? क्या हो सकता है? नए पार्टनर ने बिजनेस में पैसे लाए, तो इन अ पार्टनरशिप फॉर्म व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन, दैट इज अ बैंक कैश, कुछ भी लिख सकते हो. तो वी कैन से दैट एंट्री विल बी कैश या तो व्हाट? बैंक अकाउंट डेबिट. पैसे आया, कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन? किसने लाया? ये न्यू पार्टनर ने लाया. यस और नो? दैट इज टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दैट इज अ सी कैपिटल अकाउंट. एनी डाउट इन दिस? तो फर्स्ट एंट्री हमारा हो गया व्हेन न्यू पार्टनर brings capital in the form of cash in your business. न्यू पार्टनर ने कैपिटल लाया, बट कौन से फॉर्म में लाया? कैश के फॉर्म में लाया. मतलब पैसे लेके आया, वो कैश में डिपॉजिट किया, मतलब कैश लाया तो बैंक में डिपॉजिट किया, बट उसने कैश लाया. तो एट दैट कम्स इन योर बिजनेस एंड पार्टनर इज अ गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. एंट्री क्लियर हो गया? यस और नो? क्वेश्चन का पहला एडजस्टमेंट यही होता है, न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल. क्लियर है? और ये एंट्री आपको पोस्ट करना होगा. तो एंट्री क्या है? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में पार्टनर कैपिटल, राइट? एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय कैश. आई होप नो डाउट इन दिस.
समझा कि नहीं समझा? बोलो फटाफट. नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली. समझ लो ये हो सकता है कि व्हेन न्यू पार्टनर कम्स इन योर बिजनेस ना, दैट पार्टनर ब्रिंग अ कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स. वो कैपिटल तो लेके आ रहा है बट उसने कैश नहीं लाया, कुछ एसेट्स लाया, लाइक फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल, कंप्यूटर, एनीथिंग. तो एसेट्स लेके आ रहा है. तो व्हाट कम्स इन योर बिजनेस? एसेट्स कम्स इन योर बिजनेस. तो एंट्री विल बी, जो भी एसेट्स वो लेके आएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑब्वियसली न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. समझ में आया? तो इन शॉर्ट अगर मैं कंबाइन एंट्री सोचूं तो कैश या तो बैंक या तो एसेट्स अकाउंट डेबिट है. हाँ या ना? कैश आ रहा है या तो डायरेक्टली चेक लेके आ रहा है या तो वो एसेट्स लेके आ रहा है. देन हु इज अ गिवर? तो टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. डन. इजी है? बोलो फटाफट. समझा कि नहीं समझा? पक्का? ओके. तो फर्स्ट एंट्री विल बी ओवर. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे रेशियोज एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इसको रफ करूं. क्लियर हो गया? न्यू पार्टनर ब्रिंग्स अ कैपिटल इन योर बिजनेस. Okay, now please concentrate. If ऑलरेडी के एग्जिस्टिंग टू पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो ऑलरेडी का अवेलेबल है 3:2. क्या अवेलेबल है? These are known as a old partner and this is known as a old profit sharing ratio. Old ratio बोला तो भी चलेगा. तो this is a which ratio? Old ratio. If now new partner admitted in your business, that is a C. बिजनेस में वो आ रहा है तो बिजनेस में आएगा तो उसको कुछ ना कुछ शेयर तो चाहिए कि नहीं चाहिए कि फ्री में काम करेगा? नहीं ना. अभी क्या होगा देखो, जो ऑलरेडी का रेशियो था ओनली टू पार्टनर्स का रेशियो था. अब जब न्यू रेशियो कैलकुलेट होगा तो दैट रेशियो इज नोन एज अ न्यू रेशियो. और वो कितने पार्टनर्स के लिए रहेगा? 3 पार्टनर्स के लिए रहेगा. क्लियर हो रहा है? तो व्हेन द एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर रेशियो विल बी चेंज. ओल्ड रेशियो कन्वर्ट होकर उसको न्यू रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि अवेलेबल होगा 3 पार्टनर्स के लिए. दैट रेशियो इज नोन एज अ न्यू रेशियो. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. अब समझ लो फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी पार्टनर जो थे उनका प्रॉफिट था 5,000. राइट. अब ये रेशियो पे डिवाइड हो जाता है ओल्ड रेशियो पे. तो मिस्टर ए गॉट 3,000 एंड मिस्टर बी गॉट हाउ मच? 2,000. ये तो क्लियर है. जो 5,000 का प्रॉफिट है वो रेशियो पे डिवाइड होकर कितना आ गया? 3,000 एंड 2,000. यस और नो? तो ये जो 3,000 का प्रॉफिट है वो ए को मिल रहा है, 2,000 का मिल रहा है बी को. अगर अभी बिजनेस में न्यू पार्टनर ज्वाइंट होता है तो क्या होगा? मिस्टर ए अपने प्रॉफिट में से कुछ सी को देगा. यस और नो? सही है. एंड मिस्टर बी ऑल्सो अपने प्रॉफिट में से कुछ किसको देगा? सी को देगा. नाउ वी कैन से दैट मिस्टर ए एंड बी इज अ ओल्ड पार्टनर एंड दे आर सैक्रिफाइसिंग फॉर द न्यू पार्टनर. वो अपने न्यू आने वाले पार्टनर के लिए क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं. सैक्रिफाइस करना मतलब अपने हिस्से का कुछ ना कुछ निकाल के देना. राइट. तो ये जब सैक्रिफाइस करेंगे तो कितना करेंगे? उसका भी एक रेशियो होता है. बराबर है. उसको बोला जाता है सैक्रिफाइस रेशियो. क्या बोला जाता है उसको? सैक्रिफाइस रेशियो. क्लियर हो गया? 3 रेशियोज मैंने आपको एक्सप्लेन किया. फर्स्ट वन इज अ विच रेशियो? ओल्ड रेशियो. Old ratio is a ratio which is available with the existing partner, that is a old partner. जो ऑलरेडी का रेशियो अवेलेबल है पार्टनर के बीच में उसको क्या बोला जाता है? ओल्ड रेशियो. पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया. आफ्टर द ओल्ड रेशियो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है? न्यू रेशियो. बराबर है. अब न्यू रेशियो इज अ व्हाट? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है राइट उनके साथ जब न्यू पार्टनर ज्वाइन करेगा तो ऑब्वियसली रेशियो चेंज होके उन तीनों का रेशियो बनेगा. तो वो जो 3 पार्टनर्स का रेशियो है ऑल पार्टनर्स का रेशियो इज नोन एज अ न्यू रेशियो. राइट है? ओके ठीक है. अब जब न्यू पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स को कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट में से शेयर करना होगा. वो मिलके किसको देंगे? थर्ड को देंगे. तो ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं. तो जब सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो कौन से रेशियो पे कर रहे हैं? इक्वल इक्वल कर रहे हैं कि और कोई रेशियो यूज हो रहा है? दैट रेशियो इज नोन एज अ विच रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो. समझा कि नहीं समझा? अभी हमारे पास इन दोनों के फॉर्मूलाज है. बोर्ड पे ध्यान देना प्लीज. ओल्ड रेशियो तो ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं. अब हम लोग देखेंगे न्यू रेशियो. न्यू रेशियो इज इक्वल टू ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो. क्या लिखा मैंने? सिंपल लॉजिकली सोचो ना. इनका खुद का अपना एक रेशियो है. हाँ या ना? वो अपने रेशियो से कुछ सैक्रिफाइस करके तीसरे को दे रहे हैं तो बचा हुआ उनका न्यू रेशियो रहेगा. राइट. समझ में आया? ओल्ड रेशियो मतलब उनका एग्जिस्टिंग रेशियो माइनस क्या उन्होंने जितना सैक्रिफाइस किया उन्होंने अपने प्रॉफिट में से जितना थर्ड पार्टनर को दे दिया वो माइनस करो तो उसके लिए जो बचेगा दैट इज नोन एज अ विच रेशियो?
न्यू रेशियो। डन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है न्यू रेशियो, तो हम लोग और भी मेथड से निकाल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट है सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। अब सैक्रिफाइस रेशियो कैसे आएगा, देखो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सही है ना? अरे जाओ ना ऊपर जाओ, ये सैक्रिफाइस रेशियो है कि नहीं है? राइट है, उसको यहाँ लेके आए, प्लस में जाएगा, ये न्यू रेशियो यहाँ जाएगा, खत्म। वो भी याद नहीं होता तो सिंपल है, सैक्रिफाइस करना मतलब अपने प्रॉफिट का कुछ ना कुछ देना, उसको सैक्रिफाइस बोलते हैं। ओल्ड में उनका एक प्रॉफिट था, न्यू में कुछ और रेशियो है, तो उनके बीच में का जो डिफरेंस है दैट इज द सैक्रिफाइस रेशियो। क्लियर हो गया? तो इसको याद रखेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वी गॉट विच रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो। न्यू रेशियो आपने याद नहीं रखा तो भी चलेगा, बिकॉज न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए मेथड अलग है, बट सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करने के लिए यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वी गॉट विच रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो। देन सैक्रिफाइस रेशियो यूज्ड कहाँ पे होता है, अब भी बता दूं, सैक्रिफाइस रेशियो यूज्ड होता है गुडविल के कैलकुलेशन के लिए। किसके लिए? गुडविल के कैलकुलेशन के लिए, बस इतना याद रखो। तो इसके उस टाइम पे आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ता है, अदरवाइज नहीं। एनी डाउट इन दिस? समझा कि नहीं समझा? ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज गुडविल। सैक्रिफाइस रेशियो के एग्जांपल्स है एक दो, वो बाद में दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। सबसे पहले गुडविल क्या होता है? गुडविल बोलो फटाफट, आपको पता है गुडविल इज व्हाट? यस, what reputation of your business in the mind of what? Customer, and that is known as a what? Goodwill। बराबर ना? एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, इसमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गुडविल के एडजस्टमेंट्स। तीनों में गुडविल के एडजस्टमेंट्स एंड गुडविल की एंट्रीज अलग अलग है। सबसे ज्यादा मिस्टेक सिर्फ इसी एडजस्टमेंट्स में होती है, बाकी तो आप लोग कवर कर लोगे, ठीक है। तो गुडविल एक्चुअली कैलकुलेट करना, गुडविल का मतलब रेपुटेशन होता है, सबको पता है, वो भी गुड रेपुटेशन ऑफ योर बिजनेस इन द माइंड ऑफ कस्टमर, बराबर ना? अब मुझे बताओ, ये रेपुटेशन है ये रुपीज में होता है क्या? अगर मैंने बोला लेंस कार्ट, तो लेंस कार्ट के नाम का एक अच्छा वाला रेपुटेशन आपके माइंड में जनरेट हो गया, वो रुपीज में होता है क्या? बस आपको पता है प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, टिकता बहुत है, सस्ते में मिल रहा है, ऑफर अच्छा चालू है, ये बहुत सारे हमारे पास फिट फीचर्स है, उसके वजह से हमारे माइंड में एक अच्छा वाला रेपुटेशन जनरेट हो गया। बट ये रुपीज में है क्या? नहीं है। तो इसको रुपीज में कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आते हैं, उनमें से हम लोगों के पास है एवरेज मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। विच मेथड? एवरेज मेथड एज वेल एज व्हाट? सुपर प्रॉफिट मेथड, बराबर है। आपको यहाँ पे गुडविल फिलहाल कैलकुलेशन करने के लिए नहीं है, और गुडविल कैलकुलेट करने का जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो मैं प्रैक्टिकल लेक्चर में कवर करूंगी। फिलहाल बस इतना समझ लो कि गुडविल इज अ गुड इमेज ऑफ योर बिजनेस इन द माइंड ऑफ कस्टमर, एंड इट शुड बी कैलकुलेटेड इन द रुपीज बाय टू मेथड्स, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर हो गया? उस मेथड को अप्लाई करके गुडविल रुपीज में कैलकुलेट हो सकता है। डन, समझा? ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक्चुअल्स में गुडविल के एडजस्टमेंट्स। ध्यान दो, गुडविल जब करने जाते हैं ना, तो वी आर हैविंग डिफरेंट मेथड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बोला जाता है, इसको आपको याद ही करना है। ओके ओके, दिस इज अ ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल फॉर द एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्लियर हो रहा है? एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर के गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, जो भी मैंने लिखा है सब कुछ यहाँ पे। आप गुडविल भूल जाते हो तब बस आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लो, इच एंड एवरी क्वेश्चन में जितने टाइप का गुडविल आता है सब कुछ कवर है, ठीक है। अभी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में वी आर हैविंग अ मेन टू मेथड्स, दैट इज अ प्रीमियम मेथड एंड विच मेथड? वैल्यूएशन मेथड, ठीक है। अंडर द प्रीमियम मेथड वी आर हैविंग अ टू सिचुएशंस। नाउ लिसन इट वेरी केयरफुल, या जो सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे और उसका पोस्टिंग करेंगे। ओके, फर्स्ट सिचुएशन, ऑब्वियसली सारा एक साथ हो सकता है क्या? नहीं, ये एक एक सिचुएशन एक साथ हो सकती है, तो जो सिचुएशन क्वेश्चन में रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू मेक अ ट्रीटमेंट फॉर द गुडविल। क्लियर हो गया? ओके, फर्स्ट सिचुएशन इज व्हाट? गुडविल ब्रिंग। क्या बोला मैंने? गुडविल ब्रिंग। और ये जो रिटेन है ना, वो क्वेश्चन में वर्डिंग में दिया रहेगा। इफ गुडविल इज ब्रिंग, बाय डिफॉल्ट इट इज अ रिटेन। रिटेन मतलब गुडविल रखना, तो गुडविल ब्रिंग मीन्स न्यू पार्टनर ब्रिंग द गुडविल इन योर बिजनेस। क्लियर हो रहा है? न्यू पार्टनर जो बिजनेस में आ रहा है तो वो गुडविल के लिए भी पैसे लेके आता है। क्यों? एक सिंपल बात है, ऑलरेडी के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी से बिजनेस किया है, तो इनका बिजनेस में मार्केट में ऑलरेडी कुछ ना कुछ रेपुटेशन है, गुडविल है, तो बिकॉज ऑफ दिस गुडविल वो न्यू पार्टनर भी एक्स्ट्रा बेनिफिट एंजॉय करेगा। यस और नो? समझा मैंने जो बताया? वो ऑलरेडी के समझो पार्टनर ए एंड पार्टनर बी मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं, उनका मार्केट में ऑलरेडी का एक रेपुटेशन है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रेपुटेशन वी आर अर्निंग अ एक्स्ट्रा प्रॉफिट, दैट इज नोन एज अ सुपर प्रॉफिट। उसको क्या बोला जाता है?
सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। अभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑलरेडी ए एंड बी को मिल रहा है, अब न्यू पार्टनर डायरेक्टली बिजनेस में ज्वाइन करेगा तो जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है उसका बेनिफिट सी को भी होगा, न्यू पार्टनर को भी होगा। इसलिए न्यू पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो गुडविल के लिए भी कुछ ना कुछ कैश लेके आता है। पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, तो व्हेन इन योर क्वेश्चन स्टेटमेंट इज गिवन गुडविल ब्रिंग, दैट इज अ गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर, देन इट इज बाय डिफॉल्ट रिटेन। रिटेन वर्डिंग क्वेश्चन में कहीं नहीं होगा, जैसे गुडविल ब्रिंग है ये रिटेन है, कंफर्म है। समझ में आया? तो इस सिचुएशन में टू एंट्रीज आ गया, गुडविल ब्रिंग। गुडविल ब्रिंग मतलब गुडविल लाया, किसने लाया? न्यू पार्टनर में। कौन से फॉर्म में? कैश के फॉर्म में। तो व्हाट कम्स इन योर बिजनेस? कैश कम्स इन योर बिजनेस, दैट इज कैश अकाउंट या तो बैंक अकाउंट डेबिट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? यस और नो? और गुडविल जनरेट हो रहा है ना, तो एंट्री इज अवर टू गुडविल। एनी डाउट इन दिस? गुडविल इज एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, कम्स इन योर बिजनेस, एसेट्स जनरेट हो रहा है, हाँ या ना? एनी डाउट इन दिस? समझा अच्छी तरह से? तो फर्स्ट एंट्री, अभी देखो यहाँ पे आपको मैं बाय रूल कुछ नहीं बताऊंगी, मैं बोलूंगी एंट्री याद करो और थोड़ा लॉजिक बता दूंगी। जैसे कि गुडविल लाया, तो गुडविल लाया तो कैश के फॉर्म में लाया, तो व्हाट कम्स इन योर बिजनेस? कैश। यस और नो? तो अगर कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट तो क्या बनेगा? गुडविल। क्लियर है? समझा? जैसे गुडविल ब्रिंग है, बाय डिफॉल्ट इट इज अ रिटेन, नहीं बोला रहेगा तो भी गुडविल के बाद रिटेन का एंट्री कंपलसरी आता ही है। तो गुडविल रिटेन मतलब गुडविल रखा। अभी जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है ना, वो ओल्ड पार्टनर अपने में डिवाइड करके लेता है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्टा लिखा है मैंने, एंट्री नहीं बराबर लिखा है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया जो मैंने बताया वो? यस और नो? एंट्रीज को आपको याद करने का है, क्या बताया? जो गुडविल आपने लाया वो गुडविल क्या होने वाला है? पार्टनर्स में शेयर होने वाला है, बराबर है। इसलिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल लाके वो बिजनेस में रखा तो रिटेन क्या है? तो गुडविल अकाउंट डेबिट किसके साथ डिवाइड हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर। ऑन देयर विच रेशियो? पॉइंट क्लियर है? समझा? तो जब भी सेंटेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा गुडविल ब्रिंग, तो वी आर हैविंग टू एंट्रीज, ब्रिंग एज वेल एज रिटेन। ब्रिंग का एंट्री कैश टू गुडविल, फिर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। ओके, ओल्ड पार्टनर्स क्या लिखा है बताओ? कैपिटल। बट इफ इन योर क्वेश्चन करंट अकाउंट इज देयर तो क्या बन जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। बस। एनी डाउट इन दिस? फर्स्ट सिचुएशन इज ओवर। समझ लो हमारे क्वेश्चन में दिया है गुडविल ब्रिंग एंड विड्रॉ। क्या बोला गया? गुडविल लाया और विड्रॉ भी करके लेके गए। कौन लेके जाएगा? ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स। यस और नो? तो तीन एंट्रीज आती है यहाँ पे, ए बी एंड सी। पहला गुडविल ब्रिंग का एंट्री सेम एज अबव, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल ब्रिंग है तो बाय डिफॉल्ट क्या है? रिटर्न तो होना ही है, तो रिटर्न का एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, सेम एज अबव। एंड नाउ उसके बाद गुडविल इज विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, तो गुडविल विड्रॉ करेंगे तो कैश इज गोज आउट। कौन कौन लेके जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स। तो एंट्री विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश एंड बैंक। दो सिचुएशंस क्लियर हो गया? तो हमारे क्वेश्चन में अगर सेंटेंस है गुडविल ब्रिंग तो उसमें दो एंट्री पास होता है, फर्स्ट टू। If they say that goodwill bring and withdraw, so goodwill bring, goodwill retain, and goodwill what? Withdraw. तीन entries should be there. Clear हो रहा है? Any doubt in this? Okay. And sometime we can say that goodwill paid privately to the old partner. मतलब जो न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है ना, उसने गुडविल के लिए कैश लाया बट उसका एंट्री बुक्स में किया ही नहीं, उसने प्राइवेटली मतलब बिजनेस के बाहर ही उनको दोनों को सेटल पेमेंट करके सेटल कर दिया, राइट? तो उसका नो एंट्री, क्योंकि प्राइवेटली सेटल किया तो उसका एंट्री करने का जरूरत है क्या? नहीं। तीन सिचुएशन समझ में आया? अब आता है वैल्यूएशन मेथड। वैल्यूएशन मेथड में न्यू पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा है, वो जस्ट गुडविल रेज्ड होता है, मतलब वहां पे गुडविल जनरेट होता है। जो ओल्ड पार्टनर्स है वो न्यू पार्टनर को ज्वाइन करने से पहले ही फाइंड आउट करते हैं कि हमारे बिजनेस में जो गुडविल है उसका वैल्यू कितना है, एंड दैट अमाउंट ऑफ गुडविल इज रेज्ड। क्लियर हो रहा है? तो एंट्री इज व्हाट? पहले क्या सिचुएशन है? गुडविल इज रेज्ड, तो गुडविल रेज्ड का एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। क्या बोला मैंने? गुडविल जनरेट हो रहा है, गुडविल क्रिएट हो रहा है, एसेट जनरेट हुआ, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर ना? सेकंड सिचुएशन देखो, गुडविल रेज बोलेगा तो ओनली वन एंट्री, खत्म, इसका पोस्टिंग कर दो, हो गया, बराबर है। बट वही हमारे क्वेश्चन में बोला है गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन। अभी इन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे सिचुएशन है गुडविल रेज मतलब गुडविल जनरेट हो रहा है, तो गुडविल जनरेट हो गया तो एंट्री इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, एंड ऑटोमेटिकली जहाँ पे गुडविल सिर्फ रेज्ड है, रिटर्न ऑफ नहीं है, वहां पे गुडविल का जो अमाउंट है वो बैलेंस शीट भी ऑटोमेटिकली आता है बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि जस्ट गुडविल रेज्ड हो गया, राइट है। तो गुडविल रेज के सिचुएशन में ये एंट्री पास करेंगे, दैट इज अ गुडविल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? ओल्ड पार्टनर, एंड इन दिस सिचुएशन बैलेंस शीट में ऑटोमेटिकली गुडविल शो होगा। जब आप सम करते जाओगे ना ऑटोमेटिकली आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा।
यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट सिचुएशन इज व्हाट, गुडविल रेज्ड एंड व्हाट, रिटर्न ऑफ। गुडविल रेज भी कर दिया और कैंसिल भी कर दिया। तो गुडविल रेज्ड के लिए ऊपर वाला सेम एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, एंड रिटर्न ऑफ करना मतलब कैंसिल करना। तो यहाँ पे गुडविल कैंसिल हो जाता है, तो गुडविल क्रेडिट, यस और नो। और जो गुडविल क्रेडिट हो गया, बोलो कौन लेगा? ये सारे पार्टनर, ऑल पार्टनर्स। इसलिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, गुडविल अकाउंट डेबिट द रिसीवर ना। जो गुडविल रिटर्न ऑफ करे वो सारे पार्टनर अपने में डिस्ट्रीब्यूट करके ले रहे, तो पार्टनर इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा? क्लियर हो गया? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ऑल पार्टनर्स मतलब सारे पार्टनर्स हैं, सारे पार्टनर्स का कौन सा रेशो होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, पर उसको क्या बोलते हैं? ओल्ड न्यू की सैक्रिफाइस, न्यू। इसलिए यहाँ पे कौन सा रेशो यूज करने वाले हैं हम लोग? न्यू रेशो। सही है ना? अमाउंट को गुडविल को कौन से रेशो पे डिवाइड करेंगे? न्यू रेशो पे। सिचुएशन समझा? इफ गुडविल इज रेज्ड, ओनली सिंगल एंट्री। इफ गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, टू एंट्रीज, एंड इस सिचुएशन में बैलेंस शीट में गुडविल नहीं आता, ऑटोमेटिकली वो रिटर्न ऑफ हो गया ना, कैंसिल हो गया। जो भी गुडविल रेस था वो पार्टनर ने डिवाइड करके ले लिया, तो खत्म। तो दिस इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट इन दिस सिचुएशन। क्लियर हो गया? यस और नो? ओके। अब ये एक न्यू सिचुएशन क्या है, देखो इन मेथड के अंदर वो नहीं आता, एक्चुअली मेथड्स यहीं पे है। ठीक है, ये दो सिचुएशंस है जो टेक्स्ट बुक में जब हम लोग सम सॉल्व करते हैं तो उसमें वो सिचुएशन है, इसके लिए उसको मैंने डायरेक्टली इफेक्ट लिख के दिया है। फर्स्ट वन इज व्हाट, इफ ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट इन अ बैलेंस शीट। मतलब सम टाइम हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल होता है, राइट है? गुडविल अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी है एंड न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इज आल्सो गिवन इन द एडजस्टमेंट। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल है 10,000 का, एंड गुडविल का रिवाइज्ड वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू मतलब समझते हो, न्यू वैल्यू एडजस्टमेंट में देखे रखा है 15,000। कितना देखे रखा है? क्या हो गया? 10,000 का वैल्यू 15,000 बन रहा है, तो 5,000 इज व्हाट, इंक्रीज। बढ़ रहा है ना, 5,000 इज इंक्रीज, यस और नो? या तो डिक्रीज भी तो हो सकता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है कि जहां पे ऑलरेडी का बैलेंस शीट में गुडविल है as well as this goodwill, new value of goodwill is also given, तो इसमें देखो treat goodwill like other assets, क्या बताया मैंने? treat goodwill like a what, other assets, मतलब बाकी के assets को आप जिस तरह से ट्रीटमेंट देते हो सेम उसी तरह से गुडविल को भी ट्रीटमेंट देना है। क्या देना है बाद में देखेंगे, अभी कुछ नहीं समझेगा। क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक है, तो इस पोर्शन को बाजू में रखना। एंड देन व्हाट, गुडविल एग्जिस्ट, मतलब गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में है और न्यू पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, दोनों सिचुएशन है। तो इन दैट सिचुएशन जो ओल्ड गुडविल है उसको एग्जिस्टिंग गुडविल बोला जाता है। पहले उसको रिटर्न ऑफ करो, क्या करो? कैंसिल कर दो। तो कैंसिल करने का एंट्री है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बिकॉज गुडविल इज गोइंग टू बी कैंसिल। यस और नो? और जो न्यू गुडविल लाया, गुडविल ब्रिंग, उसके लिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंट्री पास करो। समझ में आया? एनी डाउट इन दिस? श्योर? ओके ओके। Now we are starting with the next concept. See, हम लोगों ने क्या क्या देखा था? Reconstitution means what? Already we covered. What is admission? You know it very well. Admission क्यों होता है? उसके reasons भी देखे. Because of the skill of new partner as well as because of the funds which you bring in your business. Clear? ये दोनों basic requirement हो सकते हैं admission of partner के. When the admission of partner, ultimately change in ratio will be there. तो जो existing partners है, existing मतलब जो already के partners है, उनके बीच के ratio को बोला जाता है old ratio. Yes or no? और जो न्यू पार्टनर बिजनेस में ज्वाइंट होगा तो अल्टीमेटली रेशियो विल बी द चेंज। तो आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एक न्यू रेशियो बनेगा, दैट इज नोन एज व्हाट, न्यू रेशियो। क्लियर हो रहा है? ओके। देन जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है अब वो अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ शेयर्स न्यू पार्टनर के लिए एडजस्ट कर रहे हैं, उसको बोला जाता है सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो सैक्रिफाइस कितना कर रहे हैं उसका भी एक रेशियो होता है, दैट इज नोन एज अ सैक्रिफाइस रेशियो। Yes or no? And how you can find out sacrifice ratio? उसका फॉर्मूला है old ratio minus new ratio। ये कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिया। Then after that we are learning about the treatment of goodwill। क्या देखा हम लोगों ने? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में दो मेथड्स थे, प्रीमियम मेथड, वैल्यूएशन मेथड। अंडर अ प्रीमियम मेथड सिचुएशन नंबर 1 गुडविल ब्रिंग, इफ द गुडविल इज ब्रिंग कंपल्सरी ब्रिंग एंड रिटेन। नेक्स्ट सिचुएशन गुडविल ब्रिंग एंड विड्रॉ, तो गुडविल ब्रिंग, रिटेन एंड विड्रॉ। क्लियर हो रहा है? फिर आता है गुडविल सेट प्राइवेटली, नो एंट्री। देन आता है गुडविल इज रेज्ड, ओनली गुडविल रेज्ड का एंट्री। फिर आता है गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, तो गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ, टू एंट्रीज विल बी देयर। समझ में आया? एंड सम टाइम गुडविल इज ऑलरेडी गिवन इन द बैलेंस शीट, that is known as the existing goodwill, and a new partner also bring the goodwill in your business,
इन दैट सिचुएशन जो ओल्ड गुडविल है, जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में है, उसको रिटर्न ऑफ करो, कैंसिल करो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, बराबर है, उसका एक एंट्री पास होगा, समझा। एंड जो न्यू गुडविल ला रहा है न्यू पार्टनर, उसको अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट गुडविल का इफेक्ट दे दो। यहाँ तक क्लियर है, समझा। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग ने देखा। तो अभी हम लोग देखेंगे रिवैल्यूएशन, बट रिवैल्यूएशन करने से पहले ये सोचो कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन रहेगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन में, इन योर क्वेश्चन बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन, दैट इज अ बैलेंस शीट एज वेल एज सम एडजस्टमेंट्स आर गिवन। क्लियर हो रहा है? Okay, now what we have to prepare, we have to prepare a revaluation account, then partner capital या तो which account, current account sometime दोनों होगा, and last one is a balance sheet, and in a working note compulsory we have to prepare cash or bank account, compulsory है मैंने बोला है, as well as B is a goodwill account. These are the accounts we have to prepare in the ledger of admission. क्या मैंने बोला, इन द लेजर ऑफ एडमिशन। तो नॉर्मली एडमिशन ऑफ पार्टनर में ये 3 अकाउंट आपको बनाना है, 2 अकाउंट एंड 1 बैलेंस शीट, ये कंपलसरी प्रिपेयर करना है। एंड वर्किंग नोट में कंपलसरी क्या क्या बनेगा, कैश अकाउंट एज वेल एज व्हाट, गुडविल अकाउंट। क्लियर हो रहा है? अभी इसमें से एक एक देखते हैं। फर्स्ट वन इज व्हिच अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसी को क्या बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन? देखो, एक न्यू पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन हो रहा है, एक सिंपल क्वेश्चन है आपको, एक न्यू पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन हो रहा है, तो वो आने से पहले समझो ऑलरेडी के कितने पार्टनर्स थे, एज्यूम कर लेते 2 पार्टनर थे, ए एंड बी, जिसका रेशियो 3:2 था। अब न्यू पार्टनर जो बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है उसका नाम है सी। अभी न्यू पार्टनर बिजनेस में आने से पहले हमारे बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट्स है, जितने भी रिजर्व्स है, रिजर्व्स मतलब समझते हो, जितने भी लॉसेस है, वो किसको मिलेंगे, एबीसी तीनों को कि ओनली एबी को? ओनली एबी, ओनली एबी, राइट है ना? क्या क्वेश्चन था, न्यू पार्टनर आने से पहले, बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जो ऑलरेडी के पार्टनर्स है, बराबर ना, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उनको बोलते हैं ओल्ड पार्टनर। न्यू पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन करने से पहले बिजनेस में जितने भी रिजर्व्स है, जितने भी लॉसेस है, जितने भी प्रॉफिट्स है, वो शेयर होगा किसके बीच में, ओनली ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। यस और नो, हाँ या ना? ठीक है। अब रिवैल्यूएशन क्या होता है ना, तो अभी हम लोग देखो न्यू पार्टनर बिजनेस में ला रहे हैं, तो रैंडमली उसको न्यू पार्टनर को बिजनेस में नहीं लाया जाता। हम लोग क्या करते हैं, न्यू पार्टनर को बिजनेस में लाने से पहले चेक करते हैं बिजनेस में कितने एक्स्ट्रा के प्रॉफिट है, बिजनेस में कितने रिजर्व्स है, वो सब ओल्ड पार्टनर अपने में डिवाइड करके लेते हैं, एंड फिर न्यू पार्टनर को बिजनेस में लाया जाता है, राइट है। सेम उसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट में सो मेनी एसेट्स आते हैं, सो मेनी लायबिलिटीज आते हैं, यस और नो? एसेट्स एंड लायबिलिटी का भी रिवैल्यूएशन होता है। मतलब न्यू पार्टनर बिजनेस में आने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे बैलेंस शीट में जो एसेट्स है उनका करंट वैल्यू कितना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग या तो लैंड, लैंड आपने परचेस किया था तब उसका वैल्यू 6 लाख था। अभी लैंड का वैल्यू चेंज होगा कि उतना ही रहेगा, क्या लगता है? 5-6 साल के बाद क्या समझ लो, चेंज हो जाएगा। एंड नॉर्मली इन अ लैंड देयर इज अप्रिसिएशन, लैंड में हमेशा अप्रिसिएशन होता है, लैंड में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होता। हो सकता है क्या, आप बताओ? लैंड में हमेशा क्या होता है, अप्रिसिएशन होता है। तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स ये सोचते हैं कि न्यू पार्टनर बिजनेस में आने से पहले हम लोग हमारे पास जितने भी एसेट्स है, जितनी भी लायबिलिटीज है, उनका न्यू वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बीच में प्रॉफिट भी हो सकता है या तो लॉस भी हो सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, लैंड का वैल्यू जब हम लोगों ने परचेस किया तो 6 लाख था, आज के डेट में लैंड का वैल्यू 10 लाख है, तो देयर इज इंक्रीज ऑफ वैल्यू इन द लैंड बाय 4 लाख। ये प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, न्यू को तो देना ही नहीं है, वो तो था ही नहीं तब। क्लियर हो रहा है? तो न्यू पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन करने से पहले ओल्ड पार्टनर अपने पास जितने भी एसेट्स है, जितना भी लायबिलिटीज है, उनका न्यू वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एंड दैट प्रोसीजर इज नोन एज अ रिवैल्यूएशन। क्या बोला जाता है उसमें, रिवैल्यूएशन। ओके, एसेट्स एंड लायबिलिटी का ही रिवैल्यूएशन होता है और किसी का नहीं होता। तो इन अ रिवैल्यूएशन पॉसिबल है एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया, हाँ या ना? ये भी पॉसिबल है एसेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन लायबिलिटी। ये 4 सिचुएशंस हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं। एंड फॉर दिस पर्पस वी हैव टू प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज आल्सो नोन एज अ व्हिच अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है? ओके, नाउ लिसन, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ व्हिच अकाउंट? नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यस और नो? तो अगर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है तो क्लियर है कि जब भी व्हेन यू प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट ना, डेबिट में क्या रहेगा बोलो, सारे के सारे
एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रहेंगे एंड क्रेडिट में क्या रहेगा बोलो, इनकम्स एंड गेन्स रहेंगे. ओके, हाउ यू कैन प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन ऑन योर टी फॉर्मेट लाइक दिस. ये तो क्लियर है सबको. दिस वन इज अ डेबिट साइड एंड दिस वन इज अ विच साइड, क्रेडिट साइड. डेबिट में रहेंगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में क्या रहेंगे, इनकम्स एंड गेन्स. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा कि नहीं समझा अच्छी तरह से? ओके, अब नाउ कॉन्सेंट्रेट. समझ लो हम लोगों ने एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया, मतलब एसेट्स का न्यू वैल्यू फाइंड आउट किया बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. ओके, इन दैट सिचुएशन एज्यूम कर लेते इंक्रीज इन एसेट्स. क्या हो रहा है बोलो, इंक्रीज इन एसेट्स हो गया. एसेट्स का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. तो अभी सोचो कि एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, समझो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड में जाना चाहिए, क्रेडिट. इनकम है ना, गेन है, प्रॉफिट है, तो कौन से साइड में जाना चाहिए, क्रेडिट. सी, तो इसका पहला इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंक्रीज इन एसेट्स वाला वैल्यू. समझो ऑलरेडी के एसेट 6 लाख से अभी ये 7 लाख हो गए, तो इंक्रीज कितने का हुआ, 1 लाख का. समझो ये लैंड है, तो यहाँ लिखेंगे बाय लैंड ओनली 1 लाख. तो जो वैल्यू इंक्रीज हुआ है ना वो लिखने का है. समझ में आया? एनी डाउट इन दिस? ओके, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट समझा, इंक्रीज इन एसेट्स का फर्स्ट इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट के विच साइड, क्रेडिट साइड. ओके, अभी एसेट्स बढ़ रहा है ना, तो एड इन एसेट्स, बैलेंस शीट के एसेट साइड में. तो सेकंड इफेक्ट इज व्हाट, एड इन एसेट्स. समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? ओके गुड. आफ्टर दैट डिक्रीज इन एसेट्स. क्या हो रहा है बोलो, एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो. ये भी तो हो सकता है डिक्रीज इन एसेट. नाउ लिसन, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो गया तो प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है. लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के विच साइड, डेबिट साइड. लॉजिकली याद रख सकते, इफेक्ट बाहर करने का जरूरत नहीं है. समझा कि नहीं समझा? तो ये कहा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के विच साइड, डेबिट साइड. फर्स्ट इज व्हाट, देखो डिक्रीज इन एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. अभी एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस्ड हो रहा है तो एसेट्स में प्लस की माइनस, कम हो रहा है माइनस. तो सेकंड इफेक्ट इज व्हाट, लेस इन व्हाट, लेस इन व्हाट, एसेट्स. समझा कि नहीं समझा? बोलो फटाफट. क्लियर है? तो इन शॉर्ट एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो एसेट्स में ऐड, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो एसेट्स में से माइनस. दोनों क्लियर हो गया अच्छी तरह से? देखो एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज है क्रेडिट एंड ऐड इन एसेट्स. एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है डेबिट बिकॉज इट्स अ लॉसेस एंड लेस फ्रॉम लाइक एसेट्स. क्लियर है? ओके, नाउ इंक्रीज इन लायबिलिटी. लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. सोचो लायबिलिटी मतलब देना होता है और वो देना मेरा बढ़ गया, प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट की लॉस, लॉस. लॉस है तो कहा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दैट इज इंक्रीज इन लायबिलिटी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के विच साइड, डेबिट साइड. रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, इंक्रीज इन लायबिलिटी. फॉर एग्जांपल आवर क्रेडिटर इज ओनली 10,000. नाउ इन अ रिवैल्यूएशन वी फाउंड दैट आवर क्रेडिटर इज 15,000. कितने का लॉस है, तो टू क्रेडिटर 5,000. रिमेंबर दिस, दोनों का डिफरेंस लिखना है, जितने से बढ़ गया वो लिखना है. ओके, एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी मींस व्हाट, लायबिलिटी इंक्रीज हो गया तो प्लस की माइनस, प्लस, दैट इज एड इन लायबिलिटीज. समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज मींस व्हाट, लायबिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो अगर लायबिलिटी कम हो रहा है तो सोचो जो देना था वो रिड्यूस हो गया, प्रॉफिट की लॉस. प्रॉफिट देना था वो कम हो गया, मुझे किसी को देना है 5,000, पता चला 5,000 में से 1,000 तो ऑलरेडी दे दिया, अभी सिर्फ 4,000 देने का, तो लायबिलिटी कम हो गया. तो लायबिलिटी कम हो गया तो व्हाट, प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट. प्रॉफिट है मींस व्हाट, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट. तो इसका मतलब डिक्रीज इन लायबिलिटी का पहला इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट के विच साइड, क्रेडिट साइड. एंड लायबिलिटी डिक्रीज हो गया तो प्लस की माइनस, माइनस. डन. रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आया? बस रिवैल्यूएशन में इतना ही आता है, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, नथिंग एल्स. ये क्लियर है? ओके, नाउ क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट. बराबर ना? बाद में क्या करते हो, रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हो. तो रिवैल्यूएशन का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो जाएगा पार्टनर्स में. यस और नो? अब पार्टनर्स में जाएगा बट कौन से रेशो के अंदर, ओनली ओल्ड रेशो. क्योंकि न्यू पार्टनर बिजनेस में आने से पहले हम लोगों ने रिवैल्यूएशन किया है और रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट है लॉस है सिर्फ ओल्ड पार्टनर को मिलेगा. इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा उनके ओल्ड रेशो के ऊपर. देन न्यू पार्टनर को इसमें से कुछ नहीं मिलता. क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनता है, पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल यू नो इट वेरी वेल, समझो राइट ना. पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल होगा, इसका बैलेंसिंग फिगर होगा. अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके लिए, समझ लो हमारे बिजनेस में, हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जर्नल रिजर्व्स. जर्नल रिजर्व्स कहाँ जाते हैं, क्या लगता है आपको? यस, पार्टनर्स कैपिटल विच साइड,
क्रेडिट साइड रिजर्व्स है ना, प्रॉफिट्स है ना, किसको मिलेगा? पार्टनर को। वहीं देखो मैंने क्या बताया, दिस इज योर बैलेंस शीट, लाइबिलिटी एज वेल एज व्हाट, एसेट्स। लाइबिलिटी में रिजर्व्स था, कहाँ ट्रांसफर हो गया? पार्टनर कैपिटल व्हाट, क्रेडिट। सही है। वैसे एसेट्स में लॉसेस भी तो हो सकते हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है, बराबर है। तो ये सारे लॉसेस है, क्या है हमारे? लॉसेस है। लॉसेस कहाँ जाएंगे? कौन बेयर करेगा बिजनेस का लॉस? पार्टनर। तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के कहा जाता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। समझ में आया? एनी डाउट इन दिस? क्लियर है? ओके। एंड बैलेंस शीट में बाकी के जो एसेट्स, मतलब गिवन क्वेश्चन के बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स है, लाइक अ फर्नीचर, व्हीकल, मशीनरी, वो एसेट्स में जाएगा। जो लाइबिलिटी है, लाइक अ क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो कहाँ जाते हैं? लाइबिलिटी में जाते हैं। समझ में आया? क्लियर है? रिवैल्यूएशन अकाउंट समझा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गया। पार्टनर्स के लिए जो बन रहा है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर है। इसका बैलेंसिंग फिगर, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। एंड देन बैलेंस शीट मींस यू नो इट वेरी वेल, उसको मुझे बताने का जरूरत नहीं है, वो क्लोज करके टैली होता है। एनी डाउट इन दिस? एंड कैश एंड बैंक अकाउंट तो कैश, बैंक एंड गुडविल तो वर्किंग नोट है, वो जब करेंगे गुडविल का एंट्रीज आएगा, कैश का पोस्टिंग आएगा, नथिंग एल्स। यस और नो? समझा कि नहीं समझा? बोलो फटाफट। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में मेन एडजस्टमेंट्स में होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, गुडविल ब्रिंग, कैपिटल ब्रिंग, ये सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। आई होप नो डाउट इन दिस? क्लियर? तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है वो यहीं पे खत्म। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस। समझा? Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.